तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन फंड फ्लो देखने वाले हैं और अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 है उसको ले रहे हैं, जिसकी बैलेंस शीट का टोटल 1,38,800 एंड 136,600 है। क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, डिविडेंड पेड दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है और प्रॉफिट ऑन प्लांट दे रखा है। इस तरीके से अपन को चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले अपन को बनाना चाहिए, इसमें स्टेप नंबर 1 है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसमें ईयर 1, ईयर 2 और इंक्रीज एंड डिक्रीज ये कॉलम्स होते हैं आपके। यहाँ सबसे पहले करंट एसेट्स आती है, फिर करंट लायबिलिटीज आती है। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आपको ऊपर से दे रखी हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तीनों आपकी करंट एसेट्स हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश, ये लो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश, और इनके फिगर लिख दी है अपन ने। फिगर लिख के सिंपली इनको क्या कर लिया, टोटल कर लिया। फिर आपको लेनी है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, उसमें भी कुछ भी नहीं है ऐसा। ये रही करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल एंड बैंक ओडी, इनके फिगर दे रखे हैं आपको। ट्रेड पेएबल एंड बैंक ओडी, इनको यहाँ लिख दो और इनको टोटल कर दो। तो एक तो करंट एसेट्स आ गई, एक करंट लायबिलिटीज आ गई। अब करंट एसेट्स का टोटल किया, उसको नाम दिया टोटल ए, और करंट लायबिलिटीज का टोटल किया, उसको नाम दिया टोटल बी। ए में से बी को लेस कर दो, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर दो तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, ये करंट एसेट्स है 47, ये करंट लायबिलिटी 36, लेस करो, ये आ गई वर्किंग कैपिटल पहले साल की। दूसरे साल की करंट एसेट लो, करंट लायबिलिटी लो, लेस कर दो, ये दूसरे साल की वर्किंग कैपिटल आ गई। तो हम देख रहे हैं कि पहले साल वर्किंग कैपिटल 11,650 थी, लेकिन सेकंड ईयर में वर्किंग कैपिटल सिर्फ 4,780 है, तो वर्किंग कैपिटल कम हो गई। तो जो कम वाली साइड है वहां डिफरेंस का फिगर लिखना पड़ेगा, जिससे दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाए। और वर्किंग कैपिटल क्योंकि कम हो गई है, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले आपको ये दो कॉलम में डिक्रीज या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकालनी होती है। अब देखो, वर्किंग कैपिटल निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, क्योंकि ये प्लस साइन है इसका, और ये माइनस है, तो करंट लायबिलिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है वर्किंग कैपिटल के साथ। करंट एसेट्स पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, यानी अगर ये कम हो रही है तो ये भी कम होगा, और अगर ये कम हो रही है तो ये कम होगा, और ये अगर बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चल रही है। लेकिन करंट लायबिलिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन, माइनस करंट लायबिलिटी है ना। तो देखो, ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, और ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। सिंपल ये, तो इसका मतलब इसका रिलेशन जो है करंट एसेट्स का वो पॉजिटिव है, और करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है। तो इंक्रीज हुआ 6,130, डिक्रीज हुआ 13,000, तो ज्यादा 13,000 रुपए का डिक्रीज है, तो यहाँ भी 13,000 आनी चाहिए, तो यहाँ 6,870 आ गया। तो चेक कर लो, ये 6,870 और ये 6,870 यहाँ टैली हो गया। इससे आपको पता लग गया कि यहाँ तक की कैलकुलेशन आपकी एकदम सही है। इस तरीके से आपका ये वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल जो है वो बन गया। अब आपका नेक्स्ट बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड एडजस्टेड P&L। अब देखो, जो चीजें शेड्यूल में आ गई ना वो नीचे नहीं आएंगी, ये बात है। ना तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएंगी, ना वो एडजस्टेड P&L में आएंगी, और ना ही उनका अकाउंट बनेगा। तो उनका तो किस्सा ही खत्म हो गया। क्या, जो चीजें शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आ गई वो अब नीचे कहीं भी नहीं आएंगी। तो अब उसके अलावा ही चीजें जो हैं वो आपको देखनी है। तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट देख लेने चाहिए कि एडजस्टमेंट क्या दे रखे हैं, नोट्स टू अकाउंट में क्या दे रखा है। जैसे आपको यहाँ दे रखा है डिविडेंड पेड 6,000। देखो, डिविडेंड पेड किया है, देखो डिविडेंड पेड और टैक्स के लिए, मैं डिविडेंड और टैक्स के लिए स्पेशली कहूंगा, इस चैप्टर में डिविडेंड और टैक्स को करंट लायबिलिटी माना गया है, इसलिए उनका कोई भी एडजस्टमेंट कंसीडर नहीं होगा। अगर दे रखा है तो इग्नोर कर देना, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। ध्यान देना, डिविडेंड और टैक्स दोनों को ही इस चैप्टर में करंट लायबिलिटी माना जाता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं दिखाया जाता है। आगे 3,600 वॉज रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड 2,950 ऑन बिल्डिंग, यानी प्लांट और मशीनरी दोनों के लिए डिडक्शन दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपको दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिनका भी एडजस्टमेंट दे रखा हो उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। उनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, ये ओपनिंग है और ये वाला क्लोजिंग है, ये बैलेंस आपको दे रखा है, और इन दोनों का अकाउंट बनेगा। तो चेक करें, दोनों का अकाउंट बनाते हैं अपन। ये आपका बिल्डिंग अकाउंट है, ये बिल्डिंग का ओपनिंग,
ये बिल्डिंग का क्लोजिंग, और डेप्रिसिएशन दे रखा था, डेप्रिसिएशन से बिल्डिंग कम होती है तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर आ गई और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही मेन प्लांट का अकाउंट बनेगा, प्लांट का आपको ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है। और एक बात और भी दी है उसके लिए, प्लांट के लिए आपको कहा गया है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 3000 है, मतलब प्लांट को आपने इसका मतलब बेचा है और बेचने पर आपको 3000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट से एसेट बढ़ जाती है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल 3000। तो अब ये अपन ने देख लिया कि प्रॉफिट ऑन सेल है, वैसे इन्होंने सेल का कोई फिगर वगैरह दिया नहीं है पर इन्होंने बता दिया प्रॉफिट, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है पर अगले ने कहा है तो अपन ने लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर में आपकी निकल गई टू बैंक करके परचेज कि बैलेंसिंग फिगर में आपने प्लांट कितने का परचेज किया, दैट इज 8600 का आपने परचेज किया। इससे ये कंक्लूजन निकलता है, नॉर्मली इनमें परचेज ही निकलती है बैलेंसिंग फिगर में, टू बैंक करके परचेज निकल गई। अब आप इनकी पोस्टिंग करेंगे तो देखो डेप्रिसिएशन तो दोनों आपके लिए नुकसान थे, है ना, ये डेप्रिसिएशन और ये डेप्शन, और प्रॉफिट जो है 33,000 का ये आपके लिए फायदा है। तो इनको तो आप P&L में दिखा सकते हो, एडजस्ट P&L में दिखा दो। देखो ये तो रहा डेप्शन ऑन बिल्डिंग, डेप्शन ऑन प्लांट, ये दोनों आपका नुकसान है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट आपका फायदा है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट ऑल इनकम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल लो। वैसे इसका रूल होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट साइड में आती है, इस थीम पर चलता है ये पूरा का पूरा एडजस्टेड P&L। इसके अलावा आपने प्लांट परचेज किया, परचेज करने से पैसा गया तो 8600 आपको दिखाना पड़ेगा, परचेज ऑफ प्लांट 8600, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स यानी पैसा आएगा इस साइड से और एप्लीकेशन का मतलब यूजेस पैसा जाएगा इस साइड से, तो कुल मिला के 8600 रुपये का अमाउंट आपका चला गया। तो ये सारे अकाउंट जो है वो आपने बना दिए, ये सारे अकाउंट दिखा दिए, सारे एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो गए, ये दोनों अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब आपको दे रखा है बैलेंस, बैलेंस दे रखे हैं रिजर्व एंड सरप्लस के, तो ये रिजर्व का बैलेंस है 15,500 13,000, और ये P&L का बैलेंस है ये आपको दे रखा है। तो सिंपली 8,600 और 8,800 P&L का बैलेंस आपने यहाँ दिखा दिया, और रिजर्व का बैलेंस भी आपने यहाँ दिखा दिया 13,000 और 15,500। आप देख रहे हैं रिजर्व 13,000 से 15,500 हो गया, 2,500 बढ़ गया, इसका मतलब रिजर्व में 2,500 रुपए आए। तो कहाँ से आए? सर P&L से आए। रिजर्व में पैसा हमेशा P&L से ही आता है, तो रिजर्व में 2,500 रुपए आए, P&L से आए, तो ये P&L के लिए नुकसान हो गया, तो P&L के लिए डेबिट में लिखेंगे टू रिजर्व 2,500, वहीं से ये 2,500 आपका यहाँ आया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिजर्व एंड P&L जो है वो आपके बन गए, और कोई एडजस्टमेंट इसके लिए दिया नहीं है, तो अपन ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अब शुरू से क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कैपिटल आप देख रहे हो, ओपनिंग बैलेंस यहाँ है 54 से 74 हो गई, बढ़ गई। अब शेयर कैपिटल क्यों बढ़ गई? डेफिनेटली आपने शेयर इशू किए होंगे, तो आप सोर्सेज में दिखाएंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने रुपए, 20,000, क्योंकि शेयर इशू करने से पैसा आता है। इसके अलावा और क्या दे रखा है देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस तो अपन नीचे देख चुके हैं। बैंक लोन देखिए 25,000 था और 0 हो गया, अब बैंक लोन कम हो गया। बैंक लोन क्यों कम हो गया? सर हमने चुका दी होंगे, पेमेंट कर दिया होगा, तो पेमेंट करने से पैसा गया है, तो यूजेस में आप दिखाएंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, 25,000 रुपए का जो पेमेंट है वो आपने कर दिया है। और बैलेंस शीट में देखेंगे आप तो बाकी करंट लायबिलिटी है, पर करंट लायबिलिटी तो शेड्यूल में आ गई है तो इसको तो इग्नोर ही कर दो। फिर एसेट्स में आते हैं, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, प्लांट एंड बिल्डिंग हम नीचे देख चुके हैं तो उनको छोड़ दो। गुडविल आप देख रहे हो 3,000 से 2,520 हो गई, यानी गुडविल कम हो गई, ये इंटेंजिबल एसेट्स कम हो गई है, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स का रिटर्न ऑफ होना, और ये बात आपका नुकसान है क्योंकि एसेट्स कम हो रही है, एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हो गया ये, तो इंटेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को रिटर्न ऑफ कहते हैं, तो ये आपका नुकसान है। जैसे ये डेप्रिसिएशन है वैसे ये भी डेप्रिसिएशन है, तो टू गुडविल रिटर्न ऑफ 480 आप यहाँ दिखा दीजिए। और कोई एसेट बची नहीं है, बाकी जो बची है वो करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स आप शेड्यूल में दिखा चुके हो तो वो आपको कुछ देखनी नहीं है। एडजस्टमेंट आपने देख चुके हैं, नोट्स टू अकाउंट्स आप कर चुके हो, तो इस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे? एडजस्टेड P&L का टोटल करेंगे, यहाँ टोटल ज्यादा आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, FFO, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या यहाँ ऑपरेशन से इतने पैसे आपके पास आए तो सोर्स है, तो आपको यहाँ दिखाना है। अब आप देख रहे हैं कि पैसा गया तो 33,600 है और आया कम है, 20,6,730 ही आया है, तो गया ज्यादा है और आया कम है, तो पैसा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया, तो यहाँ आपका
डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो निकलेगा। और ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 6870 वही फिगर निकलेगा जो आपने शेड्यूल में यहाँ 6870 निकाला था। तो देखो 6870 तीन जगह टैली हो गया, दो जगह यहाँ टैली हो गया और 6870 एक जगह यहाँ टैली हो गया। इससे आपको पता लग गया कि आपका आंसर जो है वो एकदम सही है। तो अब देखिए, अब अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8, भारत मशीनरी लिमिटेड, जिसकी बैलेंस शीट का टोटल है 1175 एंड 850 और नीचे नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं। उसमें रिजर्व एंड सरप्लस है, जनजव है, P&L है, टेंजिबल एसेट दे रखी हैं, उनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और नीचे एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी पे। एक मशीनरी बेची भी है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सबसे पहले बनाना चाहिए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सारी करंट एसेट यहाँ लिखो, करंट लायबिलिटी यहाँ लिखो। ये करंट एसेट्स का टोटल है, ये करंट लायबिलिटी का टोटल है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस कर दो, ये वर्किंग कैपिटल निकल गई पहले साल की, ये दूसरे साल की। आप देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल 70 से 10 हो गई, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 60,000। और जब आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी वो 60,000 निकलेगी। तो दो जगह तो यही टैली हो गया कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपकी 60,000 निकलेगी। उसके बाद आपको बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन का है, ये भी इसका नाम हो सकता है, अदरवाइज फंड फ्लो स्टेटमेंट लिख देना। ये सोर्सेज हैं, ये एप्लीकेशन है और ये आपका एडजस्टेड P&L अकाउंट है। तो देखिए, अब अपन आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। यहाँ जनजव देख रहे हैं 50,000 से 70,000 हो गया। जनजव में पैसा बढ़ गया तो इसका अंदर P&L से आपने पैसा निकाला होगा। P&L की डेबिट साइड में लिखेंगे टू जनजव 20,000 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि आपने यहाँ से 20,000 रुपये निकाल के वहां डाल दिए। इसके अलावा P&L का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 1 लाख और 1,60,000, ये आप वहाँ एज इट इज लिख देंगे। ये 1 लाख रहा ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD, और टू बैलेंस CD 1,60,000 आप यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट्स टू अकाउंट्स का काम तो पूरा हो गया। अब आते हैं टेंजिबल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी आप देख रहे हैं, और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। तो ये दोनों अकाउंट अपन बना लेते हैं, और नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। तो देखो, आपको ये वाला बनाना है, ऑल्टरनेटिव मेथड से बनाना है, इससे मत बनाना, इससे आप फंस जाएंगे। इससे मत बनाना, इससे बनाना जिसमें दोनों अकाउंट बनते हैं। ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। जितनी भी एसेट्स आती हैं उसको हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा जाता है, क्लोजिंग क्रेडिट में लिखा जाता है। ये एसेट्स के लिए। लायबिलिटी के लिए उल्टा होता है, ये एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है, ये हमारी लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा। तो ये बात याद रखने की, एसेट्स का ओपनिंग हमेशा यहाँ आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा। लायबिलिटी में उल्टा होता है, ओपनिंग यहाँ आता है और क्लोजिंग यहाँ आता है। अब आपको नीचे एडजस्टमेंट में क्या कहा गया वो अपन को देखना पड़ेगा। नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया डेप्रिसिएशन 50,000 हैज बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर लाइन को याद रखना, ये वो डेप्रिसिएशन है जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है ये वही डेप्रिसिएशन है जो कि आपका P&L से चार्ज हुआ। तो इसीलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बाय P&L में यहाँ लिखेंगे 50,000। ध्यान देना, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन हमेशा यहाँ आता है, ये याद रखने की चीज है, इसको भूल मत जाना। तो इसी में बच्चा सबसे ज्यादा उलझता है कि डेप्रिसिएशन को लिखना क्या है, और वो कई बार यहाँ गलती से यहाँ लिख देता है, जबकि यहाँ नहीं आता। ड्यूरिंग द ईयर अगर लिखा हुआ आ जाए तो वो हमेशा यहाँ आएगा। अब इससे क्या हुआ कि आप इस साइड का टोल करो, उसमें से ये साइड लेस कर दो, तो ये आ गया कि टू प्लांट मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है 7,000, और ये 7,000 रुपये आप यहाँ ले आइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे क्या होगा, अब आपको कुछ चीज पता लग गई कि जिस एसेट को आपने बेचा है उस पर 7,000 का डेप्रिसिएशन है। अब आप डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट जो दे रखा है यहाँ दे रखा है, अ पीस ऑफ मशीनरी जिसको 8,000 में बेचा गया, जिसकी कॉस्ट 12,000 थी, जिसपे डेप्रिसिएशन 7 था, वही डेप्रिसिएशन जो 7 नीचे अपन ने निकाला है। तो देखो, जिस मशीन की कॉस्ट 12 थी, जिसपे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7 था, तो 12 में से 7 गया तो वो एसेट अब बचेगी 5 की, और 5 की एसेट आपने बेच दी, सेल की अपन ने 8 में, तो 5 की एसेट 8 में बेच दी, यानी ज्यादा में बेच दी, तो 3,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 3,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसकी पूरी पोस्टिंग आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी कि आपने 8 में तो बेची है, 12 की एसेट, उस पर 7 का डेप्रिसिएशन लग गया, 7 का डेप्रिसिएशन लगने से वो बची 5 की, 5 की चीज 8 में बेच दी तो 3 का आपको प्रॉफिट हो गया। ये एडजस्टमेंट पूरा दे रखा है। अब ओपनिंग क्लोजिंग आपने लिख ही दिए थे, क्रेडिट साइड का पूरा टोटल कर दो, उसमें से डेबिट साइड लेस कर दो, तो बैलेंसिंग पर में निकलेगा 3,55,000, और ये है टू बैंक परचेज। मैंने कहा था हमेशा बैलेंसिंग फिगर में यहाँ परचेज ही निकलता है 95% टाइम्स।
तो ये अपन को ध्यान रखना है। ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन गया। अब इसकी पोस्टिंग देखो ऐसा है कि या तो पैसा आएगा तो सोर्स है, गया तो यूजेस है, प्रॉफिट है तो पीएल की डेबिट में आएगा और लॉस है तो पीएल की क्रेडिट में आएगा। बस ये 4 आइटम आप याद कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 3000 का प्रॉफिट हुआ, 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पीएल की क्रेडिट साइड में दिखा दो, ये 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एडजस्टेड पीएल में 3000 रुपए का प्रॉफिट आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये रहा। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ देखो, यहाँ आपने 3,55,000 की परचेज की तो पैसा गया, यूजेस में दिखा सकते हो 3,55,000 एप्लीकेशन यानी यूजेस होता है, 3,55,000 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आप यहाँ दिखा सकते हो। इसके अलावा आप इसकी क्रेडिट साइड में 8,000 की एसेट आपने बेची और 7,000 तो यहाँ आ गया, उसमें तो सोचना ही नहीं है। तो 8,000 की आपने एसेट बेची तो आपका 8,000 रुपये आया, तो आप इसे सोर्स में दिखा सकते हो कि आपके पास 8,000 रुपये सेल ऑफ मशीनरी से आए, ये 8,000 रुपये आपके पास आ गए। इसके अलावा आपने पीएनएल से कितना डेप्यूशन चार्ज किया साल भर में, 50,000 रुपये का। ये 50,000 रुपये का डेप्यूशन पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में आपको दिखाना है। 2 डेप्यूशन करके दिखाया, वैसे 2 डेप्यूशन की जगह ये प्रोविजन फॉर डेप्यूशन दिखाइए, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्यूशन से आया है तो आपको इसको प्रोविजन फॉर डेप्यूशन दिखाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखो, पैसा आए तो यहाँ लिखना है, जाए तो यहाँ लिखना है, एक्सपेंसेस है तो यहाँ लिखना है, और इनकम है तो आपको यहाँ लिखना है। बस ये 4 कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन 4 को आप याद कर लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखा। अब यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 80,000 से 1,20,000 हो गया, एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखा तो अकाउंट बनने की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो बना रखा है। पर ये तो साफ ही पता लग रहा है कि 80 से 1,20 हो गया तो बढ़ गया तो परचेज हो गई, परचेज हो गया तो 40,000 रुपये गया, 40,000 की परचेजिंग हो गई, तो आप यहाँ दिखाएंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 रुपये की आपकी परचेजिंग हो गई। और कोई एडजस्टमेंट आपको दे नहीं रखा, ना नीचे नोट्स टू अकाउंट दे रखा है। बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हो गई, आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ है। ओपनिंग जो भी उस पर गोला या अंडरलाइन कर देनी चाहिए। तो शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए बढ़ गई है, तो इससे आपका मतलब हो गया इश्यू ऑफ शेयर कर दिया आपने, तो इश्यू ऑफ शेयर आपका हो गया कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का इश्यू ऑफ शेयर हो गया। और देखो और क्या चीजें हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आप नीचे देख चुके हो। अब ये तीनों तो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी तो आपको छेड़नी नहीं क्योंकि वो तो शेड्यूल में आ गई, छोड़ दो। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट आप सारी देख चुके हो, करंट एसेट्स आप सारी शेड्यूल में लिख चुके हो, नोट्स टू अकाउंट्स अपन सारे देख चुके, एडजस्टमेंट अपन सारे देख चुके, शेड्यूल अपन बना ही लिया। अब आप सबसे पहले एडजस्टेड पीएन को क्लोज करिए, डेबिट साइड का टोल करिए, उसमें से क्रेडिट साइड को लेस करिए, बैलेंसिंग पर निकलेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका यहाँ आ जाएगा 127 फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल करेंगे, सॉरी यूजेस का टोटल करेंगे, तो यूजेस का टोटल है 395, यानी पैसा गया 395 है और आया कितना है 335। गया ज्यादा है, आया कम है। गया ज्यादा है तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी इससे, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 60,000 बैलेंसिंग वर्क में अपने आप आ जाएगा, 395 माइनस 335 दैट इज 60,000। इससे दोनों साइड का बैलेंस बराबर आ जाएगा। और ये 60,000 सेम वही है, ध्यान देना, ये 60,000 आपका वही फिगर निकला है जो आपने पहले भी निकाला था। ये देखो ये 60,000 जो है ये यहाँ भी है, तो 3 बार टैली होता है 60,000, देख लो आप। इससे आपका आंसर टैली हो गया कि आपका आंसर जो है वो सही है। अब एग्जांपल नंबर 11 ले रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एएन कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट का टोटल है 945 एंड 690, और नीचे आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, टेंजिबल एसेट दे रखे हैं, उसमें मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्शन दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट जो है बेचे गए हैं, मशीन को भी बेचा गया है, एक्यूमेटेड डेप्शन पर इतना था, बस इतने ही एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं आपकी वो यहाँ से ले लो, जितनी करंट लायबिलिटीज है वो यहाँ से ले लो और इनसे बना लो शेड्यूल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल या शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये करंट एसेट्स का टोटल है, ये करंट लायबिलिटीज का टोटल है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस करो तो ये आपकी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। पहले साल की वर्किंग कैपिटल 155 है, दूसरे साल की 250 है, यानी बढ़ गई तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, 120 से 130 हो गया, इंक्रीज हो गया, 80 से 190 इंक्रीज हो गया, 40 से 55 इंक्रीज हो गया, ये 75 से 110 इंक्रीज हुआ लेकिन लिखना उल्टा है डिक्रीज, 10 से 15 इंक्रीज हुआ लेकिन लिखना कितना है डिक्रीज।
अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इंक्रीज तो हुआ है 135, डिक्रीज हुआ है 40, तो अल्टीमेटली 95 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ भी 95 आया है, चेक कर सकते हैं आप, यहाँ भी 95 आया है और यहाँ भी 95 आया है। तो दोनों आपके 2 बार तो टैली हो गए। अब हमें बनाना है क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड पीरियड। बाकी सब चीजें तो अपनी हो गई। अब एडजस्टमेंट पहले देख लें। एडजस्टमेंट की बात करें, एक तो इन्वेस्टमेंट है और एक मशीन है, 2 एडजस्टमेंट दे रखे हैं, देख लो जरा। देखो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ दे रखा है 30,000 और 80,000, और इन्वेस्टमेंट 30,000 वाले को 28,000 में बेच भी दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का कॉमन आना पड़ेगा, एडजस्टमेंट दे रखा है तो 30,000 और 80,000। 30,000 के इन्वेस्टमेंट को 28,000 में बेच दिया बाय बैंक 28,000। अब 30,000 की चीज को 28 में बेचा तो 2 का नुकसान हो गया, तो बाय पी&एल लॉस हो गया। देखो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जितनी भी एसेट्स हैं उनका डेबिट, ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होता है। जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट से बढ़ती हैं और क्रेडिट से कम होती हैं। तो सेल करोगे तो कम होगी, लॉस करोगे तो कम होगी। अब ये 30,000 की एसेट है, बेच दी फिर भी 80,000 हो गई, क्यों हो गई, खरीदी होगी तो बैलेंसिंग में कोइंसिडेंटली 80,000 ही आ रहा है। तो टू बैंक ये परचेज है, 80,000 रुपए की परचेज हो गई। तो 80,000 की परचेज करोगे पैसा जाएगा, 28,000 की सेल करोगे पैसा आएगा, और 2,000 का लॉस है तो पीएल की डेबिट में आएगा। ये तीनों फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 80,000 की परचेज की है, पैसा गया है, ये यूजेज है, और 28,000 की सेल की है तो पैसा आया है, ये सोर्सेज है, और 2,000 का आपको नुकसान हुआ था तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए आप यहाँ दिखा भी सकते हैं। अब आपको कहा है यहाँ मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं 410 एंड 540, और प्रोविजन फॉर डेप्शन के भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं 90 एंड 130, और नीचे कहता है एक मशीन को 25,000 में बेचा गया, इसकी कॉस्ट 40,000 थी, इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन 8,500 था। ये तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या, कि मशीन की कॉस्ट जो थी वो 25,000 थी, सॉरी कॉस्ट 40,000 थी, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन था 8,500 का, तो लेस प्रोविजन फॉर डेप्शन 8,500। तो ये चीज आपकी हो गई 31,500 की, और 31,500 की चीज को आपने बेचा कितने में, सेल कर कितने में किया आपने, सेल किया है 25,000 यानी कम में। 31,500 की चीज आप 25,000 में बेच रहे हैं, तो 6,500 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। 6,500 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये चीज आप अकाउंट में कैसे दिखाएंगे वो अपन देख लेते हैं। ये मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। अब आपने बेची कितने में, 2,500 में, आपने बेची कितने में, 2,500 में, इस पे डेप्शन कितना था 8,500 का। तो ये ओपनिंग 410 यहाँ दिखाया है, 510 का क्लोजिंग यहाँ दिखाया है, और 25 में आपने बेची, 8,500 का डेप्शन था, और 6,500 का आपको लॉस हुआ। एक बात ध्यान रखना, हम जब भी प्रोविजन फॉर डेप्शन बनाते हैं तो इसका मतलब मशीनरी जो है वो कॉस्ट प्राइस पर है, और जब भी कॉस्ट प्राइस पे होगी ना तो यहाँ जो क्रेडिट साइड में आप जो भी चीजें लिखोगे सेल करोगे ना, उसका टोटल कॉस्ट के बराबर बैठेगा, और कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 40, तो 40 के बराबर बैठेगा। ये 3 फिगर का टोटल, अगर प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, इन 3 फिगर का टोटल 40 बैठेगा, ये बात तय है। तब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब डेबिट साइड में बैलेंसिंग को लिखना पड़ेगा, और मैंने आपको यहाँ बताया यहाँ टू बैंक हमेशा परचेज आता है। तो अब आप यहाँ दिखा सकते हो 170 तो परचेज की पैसा गया, और 25,000 की सेल की तो पैसा आया, और 8,500 तो प्रोविजन फॉर डेप्शन है, वो तो डेप्रिशिएशन अकाउंट में यहाँ चल जाएंगे, ये 8,500 यहाँ आ गए। डेप्रिशिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 90 एंड 130, तो बैलेंसिंग में ये निकला कि आप पीएल से कितना चार्ज करेंगे, 48,500 आप पीएल से चार्ज कर लेंगे, और 25,000 का आपने बेचा है, 8,500 का आपका प्रोविजन फॉर डेप्शन आपने दिखाई दिया, और 6,500 का आपको लॉस हुआ है। ये सब आप यहाँ दिखा सकते हैं। देखो 25,000 की आपने मशीनरी बेची है, 170 की आपने मशीनरी खरीदी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन आपका मशीनरी का 48,500 बैलेंसिंग फिर में निकला ही था, और एसेट्स को बेचने पर आपको लॉस वही था कितने का, 6,500 का। तो ये सब चीजें इस तरीके से आपकी आ जाती हैं। अब और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है, तो अब सीधा बैलेंस शीट पे चलिए, क्योंकि आखिरी स्टेप बैलेंस शीट ही होता है। बैलेंस शीट देखिए, शेयर कैपिटल 3 लाख से 3,50,000 हो गई, शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए आपने शेयर इशू किए हैं। तो चेक करो, आपके एक इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1.5 लाख आनी चाहिए, लेकिन यहाँ 50,000 ही आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एडजस्टमेंट बाकी है। देखो शेयर कैपिटल 3 लाख से 350 हो रहा है, यानी 50,000 रुपये बढ़ा है, मैं जल्दी से 2 लाख बोल गया था। तो 50,000 का आपका इश्यू ऑफ शेयर है, वो आपने यहाँ दिखा दिया है।
इसके अलावा क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स में आपको जनजो में आप देख रहे हो 1 लाख से 1,50,000 हो गया, तो जनजो भी बढ़ गया, तो इसका मतलब पीएल से 50,000 रुपये आपने चार्ज किए होंगे, ट्रांसफर टू जनजो 50,000 रुपये आपने यहाँ लिख लिए। इसके अलावा पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखा है 60 से 70 हो गया, और डिस्काउंट देख रहे हो 5,000 से 0 हो गया, यानी डिस्काउंट आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, ये राइट ऑफ हुआ है, तो पीएन की ओपनिंग क्लोजिंग 60-70 लिख देते हैं। पीएन की ओपनिंग क्लोजिंग ये रहा 60 और ये रहा 70, और 5,000 का डिस्काउंट रिटर्न ऑफ हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 5,000 रुपये। और क्या है देखते हैं, लाइबिलिटीज अपनी हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, डिबेंचर देखो 1,50,000 से 2,50,000 हो गए, यानी बढ़ गए। बढ़ गए क्यों? क्योंकि हमने इशू किए हैं, तो इशू और डिबेंचर आप दिखाएंगे, पैसा आया है इशू और डिबेंचर से, 1,00,000 रुपए आप इशू और डिबेंचर दिखा सकते हैं। चलिए आगे चलें। अब ये करंट लाइबिलिटी तो हो चुकी हैं, फिक्स्ड एसेट्स अपनी टेंजिबल तो हो गई, इनटेंजिबल देखो यानी गुडविल है एक तरह से, 1,00,000 से 80,000 हो गई, यानी ये भी कम हो गई इंटेंजिबल एसेट, तो रिटर्न ऑफ है 20,000 रुपए का, तो ये 20,000 रुपए का रिटर्न ऑफ आपको पीएन की डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, और नहीं तो टू इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ भी आप लिख सकते हो। और कोई एसेट आपकी बची नहीं है, जो बची है वो सब करंट एसेट्स हैं, वो सब शेड्यूल में आ चुकी हैं, उनको छोड़ दो। नोट्स टू अकाउंट सारे हो गए हैं, एडजस्टमेंट सारे हो गए हैं, अब आप लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, पीएन की डेबिट साइड का टोटल लगाना है, या 2,02,000, उसमें से 60,000 को लेस कर दो, बैलेंसिंग फिगर में आपका आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,42,000, ये 1,42,000 आप यहाँ ले आएंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 142 यहाँ आ जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट आपका दे नहीं रखा है, तो अब आप उस पहले सोर्सेस का टोल करोगे, सोर्स आए 345 हैं, गए सिर्फ 80 एंड 170 250 हैं, गए सिर्फ 250 हैं, आए 345 हैं, इसका मतलब पैसा आया ज्यादा है, गया कम है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, बैलेंसिंग वर्क में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अब टोटल बराबर आ जाएगा। और ये 95 चेक करना, ये वही 95 है जो आपके ऊपर यहाँ भी आया था, चेक करो 95 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ये ट्रायो है, इसका ध्यान रखना, ये टैली होगा, ये बात तय है, ये टैली होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है फंड फ्लो के होते हैं। बेसिकली 3 स्टेप है, देखो स्टेप नंबर 1 है आपका शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, नंबर 2 है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, नॉर्मली तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं, ये वर्किंग नोट में आता है, नंबर 3 एडजस्टेड P&L, है ना। नॉर्मली 2 ही चीजें पूछी जाती है, पर इन 2 को बनाने के लिए आपको वर्किंग नोट चाहिए होते हैं, तो बाकी सब चीजें वर्किंग नोट में, ये नंबर 3 नंबर 4 ये जितने भी हैं ये सब वर्किंग नोट हैं, पूछे नॉर्मली यही दोनों जाते हैं, और इस तरीके से आपका ये ट्रीटमेंट इसका जो है वो आपका होगा।